एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे क्लास 9th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के, दैट इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 9th बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है हमने सब कवर कर लिया है, लेकिन हाँ, बायोलॉजी के चैप्टर्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमने नहीं किए थे। तो आज के इस सेशन से हम फाइनली क्लास 9th बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना करेंगे स्टार्ट। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होती है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, कि हम क्वेश्चंस के ही फॉर्म में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चंस तो सॉल्व करते ही हैं, साथ ही साथ हम चैप्टर को भी पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी सवाल आया है, सपोज कोई क्वेश्चन आया है कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पूछा गया है, तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिक्र है, मेंशन है किसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमको जो भी चीज़ें पता है ना, वो हम कर लेंगे डिस्कस। तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे और साइड बाय साइड आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी रिवाइज होने वाला है। तो आज के सेशन में और हमारे जितने भी अपकमिंग सेशंस होंगे उस सब में हम क्या करेंगे, चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सभी सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन चल रहा है। बातें बातों में क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप सभी बच्चों को टारगेट आज के सेशन का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन को भी हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। और आज की सेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 59 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उनको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सेल्स को डिस्कवर किसने किया और कैसे किया। अब देखो, इस पूरे चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर हमने डेडिकेट किया है सेल को। सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, क्या क्या लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी सेल के बारे में, कि नए सेल्स कैसे आते हैं। इसके अलावा सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, सेल के फंक्शंस क्या होते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर ही हमने जो है डेडिकेट कर दिया है सेल को। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आखिर इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या है। सेल तो बहुत छोटा होता है ना, तो इतनी छोटी सी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एग्जैक्टली सेल्स कुछ ऐसे ही होते हैं। भले ही ये छोटे होते हो, कुछ सेल्स तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन छोटे होने का मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी बात करूँ, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, तो ह्यूमन बॉडी में भी हम बोलते हैं कि अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं और बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। और आज के समय में हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, या हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, डाइजेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, ठीक है, हार्ट बीट कर रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं और यही सेल्स क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी का एग्जाम्पल दे दिया आपको, ह्यूमन बॉडी का। आप कोई दूसरे एनिमल की बात कर लो, ठीक है, आप रेप्टाइल्स की बात कर लो, आप चिड़ियों की बात कर लो, आप प्लांट्स की बात कर लो, आप छोटे से नन्हे से पौधे की बात कर लो, या मैं तो कहती हूँ कि आप माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया की बात कर लो, सभी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से लेकर के हमारी बॉडी तक सब जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं, और सेल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो भाई, जब कोई चीज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसको पढ़ना तो बनता है ना। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि सेल को डिस्कवर किया था एक इंग्लिश बॉटनिस्ट ने, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, और इन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया था। तो सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को, जिन्होंने 1665 में सेल्स को डिस्कवर किया था।
एक्चुअली हुआ क्या था कि इन्होंने डेड सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। डेड सेल मतलब क्या, कि मरे हुए, है ना, जो जिंदा नहीं थे, सबसे पहले ऐसे सेल्स को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कैसे किया था, एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे और रॉबर्ट हुक ने अपने ही लिए एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था। अब जाहिर है ये बात है कब की, 1665 की। तो जो माइक्रोस्कोप आज के टाइम पे हमको दिखते हैं, वैसे माइक्रोस्कोप तो रॉबर्ट हुक ने डिज़ाइन नहीं किया होगा, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप था, तो उन्होंने वो खुद के लिए ही डिज़ाइन किया था। और उस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने एक कॉर्क के पीस को, कॉर्क के एक स्लाइस को एनालाइज किया था और सबसे पहले कॉर्क के उस स्लाइस में ही उन्होंने बताया था कि भाई सेल नाम की भी कोई चीज़ होती है। कॉर्क क्या होता है, बेसिकली हम बोलते हैं कि ये पेड़ों की जो छाल होती है, ट्रीज की जो बार्क होती है, एक स्पेनिश ओक ट्री होता है, स्पेनिश ओक ट्री, उसकी जो बार्क है, उसकी जो छाल है, उससे ऑब्टेन करा जाने वाला एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कॉर्क कहते हैं। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, एक ट्री होता है स्पेनिश ओक ट्री, उसकी जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उससे ऑब्टेन किया जाने वाला सब्सटेंस है कॉर्क। बेसिकली होता क्या है कि जब प्लांट ग्रो करता है, इनिशियली क्या होता है कि पौधा बहुत छोटा सा होता है, बहुत ही नन्हा सा होता है। उसके स्टेम को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ग्रीन कलर का होता है, काफ़ी टेंडर होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन जैसे जैसे एक छोटा सा नन्हा पौधा बड़ा होता जाता है, उसकी ग्रोथ होती जाती है, ट्री में वो कन्वर्ट होता है, तो जाहिर है उसकी हाइट तो इंक्रीज होती है, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि उसकी गिर्थ भी इंक्रीज होती है, यानी कि वो चौड़ा होता जाता है पौधा, है ना। हम बोल सकते हैं कि पौधा हमारा क्या हो रहा है, मोटू हो रहा है, लंबा तो हो ही रहा है, साथ में हम बोलते हैं कि मोटू भी हो रहा है। कहाँ तो वो हमें टेंडर सा स्टेम दिखाई देता है, और कहाँ अगर हम बात करें किसकी एक ट्री के स्टेम की, तो वो कितना मोटा हो जाता है, तना उसका कितना मोटा होता है। प्लस ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बेसिकली हम बोलते हैं कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा ट्री में, तो नए टिश्यूज, नए सेल्स प्लांट के अंदर जो है डेवलप होते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हाइट तो इंक्रीज हो रही है ट्री की, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि गिर्थ भी, यानी कि चौड़ाई भी इंक्रीज होती है। तो स्टेम में भी हम बोलते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, सेल्स मिलकर के टिश्यूज बना लेते हैं। अब होता क्या है कि नए सेल्स बन रहे हैं, लेकिन जो पुराने सेल्स जो सबसे पहले थे स्टेम में, जब हम बोलते हैं कि पौधा जब नन्हा सा था, उस समय स्टेम में जो सेल्स थे ना, जैसे ही पौधा ट्री में ग्रो कर जाता है, तो वो पुराने सेल्स क्या हो जाते हैं ना, मैच्योर होते जाते हैं। एक टाइम पे वो यंग सेल्स थे, लेकिन जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा, वो ट्री में कन्वर्ट होगा, ट्री में ग्रो करेगा, तो जो पुराने सेल्स होंगे वो मैच्योर होते जाएंगे। और मैच्योर्ड सेल्स, कुछ ऐसे मैच्योर्ड सेल्स होते हैं जो कि डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जो बार्क आपको देखने को मिलती है वो एक्चुअली डेड सेल्स की ही बनी होती है। मैच्योर्ड सेल्स होते हैं वो, और वो मैच्योर होकर के सेल्स डेड हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेनिश ओक ट्री की जो बार्क है, जो छाल है, वो भी कैसी होगी, ऑब्वियस सी बात है, बार्क की हम बात कर रहे हैं, छाल की बात कर रहे हैं, तो वो डेड सेल्स की बनी होगी। और उस बार्क से निकलने वाला जो सब्सटेंस है, उसके पास भी क्या होंगे, डेड सेल्स ही आएंगे। ठीक है, तो कॉर्क बेसिकली हम बोलते हैं कि स्पेनिश ओक ट्री के बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। कॉर्क हम बोलते हैं कि एक वैक्सी मटेरियल सोबेरिन से बना होता है, और ये इम्पर्मिएबल होता है वाटर के लिए, लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए। क्या बोला मैंने कि कॉर्क इम्पर्मिएबल होता है, सोबेरिन से बना होता है, इम्पर्मिएबल होता है लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए। अभी अभी हमने केमिस्ट्री पढ़ा है, तो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि अलग अलग हमने सेपरेशन मेथड्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था डिस्टिलेशन, जहाँ पे हमारे पास एक फ्लास्क में, डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिक्विड कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर था। हम क्या कर रहे थे, उस मिक्सचर को हीट कर रहे थे। हीट करने के कारण क्या होता था कि लिक्विड कंपोनेंट्स अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन वो वेपर्स हमारे लिए ज़रूरी थी, लिक्विड वेपर्स की। हम नहीं चाहते थे कि वो वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर में या एयर में जाकर के मिक्स हो जाए। तो हम क्या कर रहे थे, डिस्टिलेशन फ्लास्क का जो माउथ था उसको हम सील कर रहे थे। कैसे सील कर रहे थे, तो कॉर्क की हेल्प से सील कर रहे थे। क्यों हमने कॉर्क से ही सील किया, कोई और सब्सटेंस, कोई और चीज़ क्यों नहीं यूज़ कर ली कॉर्क की जगह? क्योंकि कॉर्क के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो गैसेस को, लिक्विड्स को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते हैं।
वाइन वगैरह, शैम्पेन्स वगैरह की बॉटल्स में भी आपने देखा होगा कि उनकी जो बॉटल्स है उसको सील किया जाता है कॉर्क के साथ, ताकि अंदर का जो लिक्विड कंटेंट है वो बाहर ना आ सके, ठीक है, क्योंकि कॉर्क लिक्विड और गैसेस को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है और वो इम्पर्मिएबल होता है इन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो कॉर्क की यही प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम बोलते हैं कि कॉर्क का अलग अलग पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो हुआ क्या कि रॉबर्ट हुक ने जो अपने लिए एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था, उसके अंदर उन्होंने एक कॉर्क स्लाइस को ऑब्जर्व किया। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। आई रिपीट, क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने जो उन्होंने अपने लिए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया था, उस माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने कॉर्क के एक स्लाइस को उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया। बेसिकली कॉर्क के अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको रॉबर्ट हुक ने रिलेट किया किसके साथ, बी हाइव के साथ। बी हाइव मतलब कि मधुमक्खी का छत्ता। अब मधुमक्खी का छत्ता अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें आपको कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, रूम दिखाई देते हैं, है ना। इस तरह के हम बोलते हैं कि हेक्सागोनल शेप के, हेक्सागोनल रिंग्स लाइक बेहाइव में, मधुमक्खी के छत्ते में कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं। सिमिलरली कुछ इसी तरीके के कंपार्टमेंट्स रॉबर्ट हुक को कॉर्क स्लाइस में भी दिखाई दिए थे। इसीलिए मैंने बोला कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क स्लाइस के अंदर जो भी उसको स्ट्रक्चर दिखाई दिया था उसको रिलेट किया था उन्होंने किसके साथ, बेहाइव के साथ। जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में हम बोलते हैं कि छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, रूम्स दिखाई देते हैं हेक्सागोनल शेप के। सिमिलरली रॉबर्ट हुक को भी कॉर्क की स्लाइस में छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे से रूम्स दिखाई दिए थे, ठीक है। और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को, इन्हीं रूम्स को उन्होंने नाम दिया था क्या, सेल्यूले। क्या नाम दिया था उन्होंने, सेल्यूले नाम दिया था। ये प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर क्या होगा, सेल्यूला। बेसिकली सेल्यूले या सेल्यूला का मतलब होता है छोटे छोटे रूम्स या कंपार्टमेंट्स। और रॉबर्ट हुक ने बताया था कि ये जो आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो आपको डिफरेंट सेल्यूले दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, है ना। रिलेट कर पा रहे हो आप, सेल्यूले से आया कौन, सेल्स। तो जिन कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने कॉर्क स्लाइस के अंदर सेल्यूले या सेलुला नाम दिया था, उन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम आज क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था कि भाई किसी भी सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि उन्होंने कॉर्क स्लाइस को एनालाइज किया था, तो उन्होंने बताया था कि भाई सेल नाम की भी क्या होती है, कोई चीज़ होती है। हालांकि उन्होंने, हम बोलते हैं कि डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। फिर इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कौन, लिवेनहॉक। लिवेनहॉक ने क्या किया था, सबसे पहले लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। देखो, जो रॉबर्ट हुक है उनको क्रेडिट जाता है सबसे पहले कि उन्होंने ही सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन ये अंदर की बात है कि उन्होंने डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। बट येस, एटलीस्ट उन्होंने बताया तो था कि भाई सेल नाम की भी कोई चीज़ होती है। और अगर मैं बात करूँ लिवेनहॉक की, तो लिवेनहॉक ने क्या किया था, सबसे पहले लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। कैसे, उन्होंने लिया था पॉन्ड वाटर, यानी कि तालाब का पानी उन्होंने लिया था और उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर, जहाँ पे उनको अलगी दिखाई दिया था, बैक्टीरिया, सबसे पहले उनको बैक्टीरिया दिखाई दिए थे, फिर इसके बाद में बैक्टीरिया के अलावा उनको अलगी वगैरह दिखाई दिए थे और फिर प्रोटोजोआंस वगैरह दिखाई दिए थे, ठीक है। तो क्रेडिट किसको जाता है, सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर करने का रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने किया था। कॉर्क की एक स्लाइस को उन्होंने अपने ही सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और ये सेल्स कैसे थे, डेड सेल्स थे। फिर इसके बाद में सबसे पहले लिविंग सेल्स को डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको मिला, लिवेनहॉक को मिला। उन्होंने पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ था ना कि अलग अलग, देखो जैसे ही समझ में आ गया लोगों को कि भाई सेल नाम की भी कोई चीज़ होती है, पहले तो पता नहीं था, लेकिन जैसे ही इन साइंटिस्ट लोगों ने जो है ना बताया कि हाँ भाई सेल नाम की भी चीज़ होती है, तो दुनिया भर के, जो देश भर के जो साइंटिस्ट हैं ना, वो इस उसमें लग गए कि भाई हम भी सेल के बारे में कोई नई चीज़ पता करें। तो कई सारी सेल थ्योरीज दी गई, ठीक है। ऐसी थ्योरी एक आई थी, सेल थ्योरी, जो कि शील्डन एंड श्वान ने दी थी, हमने डिस्कस किया है। शील्डन और श्वान की थ्योरी में बताया गया था कि प्लांट्स के पास प्लांट सेल्स होते हैं, एनिमल्स के पास एनिमल सेल्स होते हैं।
शील्डन और स्वैन ने अपनी सेल थ्योरी में एक और पॉइंट रखा था हम सबके सामने कि ये जो सेल्स होते हैं ना, ये स्पॉन्टेनियसली आते हैं। जैसे कि देखो, रॉबर्ट हुक ने भी जो डिस्कवर किया था कॉर्क स्लाइस को, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उनको दिखाई दिए थे। यानी कि इन सभी कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल्यूलर नाम दिया था, और हर एक कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते थे? सेल्यूला बोलते थे, और आज के टाइम पे इसी को हम सेल्स बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हमको बहुत सारे सेल्स दिखाई दिए थे। अब सवाल ये था कि ये बहुत सारे सेल्स आए कहाँ से हैं? मतलब कि अगर रॉबर्ट हुक बोलते कि नहीं, यहाँ पे तो क्या है, केवल एक ही सेल है, लेकिन तो एक ही सेल का एग्जिस्टेंस समझ में आता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि कई सारे सेल्स होते हैं, तो सवाल ये था कि ये कई सारे सेल्स आए कहाँ से हैं? तो शील्डन और स्वैन ने अपनी सेल थ्योरी में बोला कि ये जो सेल्स होते हैं ना, ये स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं। यानी कि कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। अचानक से एक सेल यहाँ से आ गया, एक सेल यहाँ से आ गया, एक सेल यहाँ से आ गया, एक मेरे पीछे से निकल कर आ गया। तो शील्डन और स्वैन ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही साइंटिस्ट को पता चला कि हाँ भाई सेल नाम की भी कोई चीज़ होती है, सब जुट गए, भिड़ गए कि हाँ भाई हम भी सेल के बारे में कुछ ना कुछ जो है ना पता करके आएंगे और क्रेडिट लेंगे। तो उसी बीच शील्डन और स्वैन ने अपनी सेल थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 3 बातें कही थी कि प्लांट के पास प्लांट सेल्स होते हैं, और एनिमल्स के पास एनिमल सेल्स होते हैं, और तीसरी चीज़ ये कि ये सेल्स स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं। लेकिन ये जो बात थी ना, चलो प्लांट के पास प्लांट सेल्स है, एनिमल के पास एनिमल सेल्स है, ये चीज़ तो डाइजेस्ट करने वाली थी, क्योंकि हम सबको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स आपस में कितने अलग अलग होते हैं, तो जाहिर है उनको बनाने वाले जो सेल्स है वो भी आपस में अलग अलग होंगे। लेकिन ये बात कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाई कि ये सेल्स स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं। मतलब कि नए इतने सारे सेल्स कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ से अचानक से प्रकट हो गया, ऊपर से कहीं से नहीं आ गया नीचे। तो ये चीज़ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ वर्काउ। उन्होंने बोला था कि ये स्पॉन्टेनियसली नहीं आते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उन्हीं में से नए सेल्स आते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि रुडोल्फ वर्काउ ने एक मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। जो शील्डन और स्वैन की थ्योरी थी वो प्रिमिटिव टाइप की थी, कुछ बातें उनकी थ्योरी की सही थी और कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे हम। इसके बाद में रुडोल्फ वर्काउ ने बताया था अपनी मॉडर्न सेल थ्योरी में कि नहीं भैया, सेल्स कहाँ से आते हैं? प्रिमिटिव जो एग्जिस्टिंग सेल्स है ना, उन्हीं में से नए सेल्स बनते हैं। होता क्या है बेसिकली कि सेल्स जो है ना वो डिवाइड करते हैं। अब हमें पता है कि सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी, तो हम भी कहाँ से आए हैं भाई? हम भी अपने माता पिता से आए हैं। हमारे माता पिता कहाँ से आए हैं? उनके माता पिता से आए हैं। तो आप देख सकते हो कि एक फैमिली ट्री बनता है, डिफरेंट ब्रांचेस बनती हैं। हम कहाँ से आए हैं? हमारे माता पिता से। माता पिता कहाँ से आए हैं? उनके माता पिता से। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि हमारी बॉडी का जो फर्स्ट सेल था वो हमारे पेरेंट्स से ही आया था। फीमेल का हम बोलते हैं कि एग होता है और मेल का स्पर्म होता है, कंबाइन होकर के ये क्या बना देते हैं? कंबाइन होकर के ये एक जाइगोट बनाते हैं, और यही जाइगोट हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और इसी एम्ब्रियो से हम बनते हैं, फीटस बनता है पूरा, और हम बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ही सेल था। फीमेल से हम बोलते हैं कि एग आया था, और मेल से हम बोलते हैं कि स्पर्म आया था। ये दोनों सिंगल सेल्स थे, और दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक जाइगोट बनाते हैं, और इसी से फर्दर हम बोलते हैं कि न्यू सेल्स बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, सेल डिवीजन होता जाता है, और पूरी की पूरी एक ह्यूमन बॉडी हम बोलते हैं कि फॉर्म हो जाती है। तो ये चीज़ लॉजिकल थी कि हाँ, वर्चाओ आप कुछ भी बोल सकते हो, उनकी ये चीज़ लॉजिकल थी कि हाँ, सेल्स कहाँ से आए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं, स्पॉन्टेनियसली अचानक से कहीं प्रकट नहीं हो जाते हैं। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। तो एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि भाई सेल्स को डिस्कवर किसने किया? तो सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड हमने अभी तक हमारे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, सेल थ्योरी हमने देख ली, ये सब बातें हमने रिवाइज कर ली। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं कहाँ? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? Why is the cell called the structural and functional unit of life? जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारा मेन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा यही था कि आखिर हम सेल्स को पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको किसी तरीके से कन्विंस किया कि देखो भाई, सेल्स तो जो है ना हमको हर जगह दिखते हैं। डेड सेल्स हमको दिखे थे कॉर्क की स्लाइस में, हमको नहीं रॉबर्ट हुक को दिखे थे। ठीक है, अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में भी जो है ना सेल्स ही सेल्स हैं।
अगर हम बात करें एक छोटे से बैक्टीरिया की, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया की, तो उसमें भी सेल है। तो सेल आपको हर कहीं दिखाई दे रहे हैं, छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के हम तक सेल दिखाई दे रहे हैं आपको। तो जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा अबंडेंट है तो उसके बारे में पढ़ना तो बनता है। लेकिन यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो इसका सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, तो आप बोलोगे कि मैम ये स्ट्रक्चर जो है ना हमको मसल से मिलता है, हमारे अंदर जो पूरा स्केलेटन है ना, स्कल है, रिब्स है और डिफरेंट और अलग अलग बोन्स हैं, हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये सारे हम बोलते हैं कि मसल्स और स्केलेटन मिलके, अलग अलग बोन्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर किसने दिया है, मसल्स ने दिया है और बोन्स ने दिया है। लेकिन ये मसल्स एंड बोन्स है क्या, ये मसल्स और बोन्स भी हम बोलते हैं कि सेल्स ही हैं। बेसिकली हम क्या हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम सब ऑर्गेनिज्म है। लेकिन फ़र्क क्या है, बैक्टीरिया और हमें फ़र्क क्या है, हमें फ़र्क ये है हम दोनों में कि हम क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वी हैव इन आवर बॉडीज। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया हम बोलते हैं कि उसके पास, बेचारे के पास केवल एक ही सेल है। लेकिन कोई बात नहीं है तो ना, अब यही सेल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, आपस में फ्रेंडशिप करते हैं। फ्रेंडशिप करने के बाद क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज़ बना लेते हैं। फिर ये टिश्यूज़ भी आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बना लेते हैं, ऑर्गन्स बना लेते हैं। और ये ऑर्गन्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो ये जो हमारी पूरी बॉडी है ना, ये कैसे चल रही है, इन्हीं ऑर्गन सिस्टम्स के कारण ही तो चल रही है। क्या आपने ये चीज़ आप सभी को समझ में आई? जैसे कि अगर मैं और इसको बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, तो हमने दीवार देखी है ना, वॉल देखी है। कैसे बनती है ये दीवार या वॉल, सबको पता है, ब्रिक्स से बनती है, ईंटों से बनती है। अगर ईंटें हो ही ना तो क्या होगा, क्या आप दीवार बना पाओगे? भाई कोई भी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले तो फाउंडेशन ले करते हैं, वो जो लोहे की लंबी लंबी सरिया होते हैं ना, उसके पिलर्स बनाए जाते हैं। फिर पिलर्स के बाद उनके बनने के बाद हम बोलते हैं कि ब्रिक्स को जो है रखा जाता है और ब्रिक्स की ही दीवार वगैरह बनाई जाती हैं, फिर रूफ वगैरह बनती है। लेकिन मेरा सवाल अगर आपसे ये है कि अगर मैंने ब्रिक्स ही छुपा ली हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर के, तो क्या वर्कर्स के लिए बिल्डिंग बनाना पॉसिबल होगा? बस उनने क्या किया है कि फाउंडेशन बिछा करके, फाउंडेशन लेकर के बस पिलर्स बना दिए हैं। इसके बाद में वो क्या करेंगे, उनको मैंने ब्रिक्स तो दी नहीं, छुपा ली मैंने ब्रिक्स, तो क्या बिना ब्रिक्स के बिल्डिंग बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। सिमिलरली अगर हमारी बॉडी से भी सेल्स को जो है ना एलिमिनेट कर दिया गया, तो हमारी बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। स्ट्रक्चर बनाती है, स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल्स बॉडी के। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, हमको छोड़ करके आप एक ह्यूमन बींग्स को छोड़ करके आप किसी दूसरे एनिमल पे चले जाओ, एव्स पे जाओ, रेप्टाइल्स पे जाओ, एम्फीबियंस पे जाओ, फ्रॉग वगैरह, कछुआ वगैरह, ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बैक्टीरिया के पास भी एक सेल है, लेकिन एटलीस्ट एक सेल तो है ना, और इसी सेल से बैक्टीरिया बना हुआ है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल्स जो होते हैं ना, वो हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि सेल को हम फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल लाइफ प्रोसेसेस, जो असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जो होती है, देखो आज हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं, कुछ असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, और उन्हीं असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू वो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चलती रहती है प्रोसेसेस, उसी के कारण आज हम जिंदा हैं, सर्वाइव करते हैं। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन, अगर कोई इंसान सांस लेना बंद कर देता है तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो सर्वाइव कर रहा है? उसको तो हम डेड घोषित कर देते हैं ना, ऐसे ही होता है। तो रेस्पिरेशन हम बोलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेशन होता है,
न्यूट्रिशन हम ऑब्टेन करते हैं, खाना खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन न्यूट्रिशन का इनटेक भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है, असेंशियल लाइफ प्रोसेस है। इसके अलावा डाइजेस्ट हुआ है खाना, हमने न्यूट्रिशन लिया है, उसको डाइजेशन करवाया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक्सक्रीशन भी होगा। तो एक्सक्रीशन भी क्या है, एक असेंशियल लाइफ प्रोसेस है। क्या आपने कभी ये कोई देखा है ऐसा बंदा जिसने अपनी लाइफ में कभी अभी तक कोई भी एक्सक्रीशन ना करा हो? पॉसिबल ही नहीं है ना। न्यूट्रिशन का इनटेक किया है, डाइजेशन हुआ है, तो एक्सक्रीशन तो होना ही है। तो एक्सक्रीशन भी क्या है, एक असेंशियल लाइफ प्रोसेस है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि ग्रोथ, एक छोटा सा बेबी एक कितना बड़ा एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ग्रो कर जाता है, तो ये क्या हुई है, बॉडी की ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ भी क्या है, सबकी ग्रोथ होनी ज़रूरी होती है, ग्रोथ नहीं होती तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ग्रोथ भी क्या है, एक असेंशियल लाइफ प्रोसेस है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रुडोल्फ वर्काउ ने बताया था कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं में क्या होता है, डिवीजन होता है और फिर उससे नए सेल्स बनते हैं। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी होनी बहुत ज़रूरी है, वरना प्रोजेनी कैसे आएगी, नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगी। तो असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन सी आती हैं, रेस्पिरेशन आता है, न्यूट्रिशन का इनटेक आता है, डाइजेशन आता है, एक्सक्रीशन आता है, ग्रोथ आती है और रिप्रोडक्शन आता है। ये कुछ असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं और इन्हीं के बदौलत हम सब जिंदा हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर लिविंग हैं तो इन्हीं असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू। और अगर मैं बात करूं एक सेल की, तो एक सेल ये सभी लाइफ प्रोसेसेस को कंडक्ट करवा सकता है, यानी कि एक सेल इतनी अपने अंदर क्षमता रखता है कि वो सभी लाइफ प्रोसेसेस को क्या करे, करवा ले। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, दिखने में तो सेल बहुत छोटा सा होता है, लेकिन ये सभी असेंशियल प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ जो है ना एक ही सेल कर सकता है। उस बैक्टीरिया को देखो, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया को देखो, बेचारे के पास एक ही सेल है, लेकिन बैक्टीरिया भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी रेस्पायर करता है, वो भी एक्सक्रीशन शो करता है, वो भी डाइजेशन करता है। भाई खाना तो सबको चाहिए ना, खाना खाया है तो एक्सक्रीशन भी होगा, रेस्पिरेशन उसमें भी होता है। बैक्टीरिया भी अपनी प्रोजेनी बनाता है, बैक्टीरिया भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाता है। कैसे बनाता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू। बैक्टीरिया भी ग्रो करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं। तो क्या आप समझ सकते हो कि इतनी असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं बैक्टीरिया के अंदर, और उस बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल है, यानी कि हो ना हो ये जितनी भी सारी असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की केवल एक ही सेल में चल रही हैं। तो एक सेल, सिर्फ एक सेल इतनी असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस को करने में कैपेबल होता है। उसकी कैपेसिटी देखो, उसकी क्षमता देखो। तो बैक्टीरिया क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा, अमीबा भी को भी हम सब जानते हैं, वो भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके पास भी एक ही सेल है, लेकिन कौन सा ऐसा काम है जो वो नहीं कर सकता, लिविंग है अमीबा, वो रिप्रोडक्शन करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है, खाना भी खाएगा, खाने को डाइजेस्ट भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, सब करेगा। उसका एक ही सेल सारे असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस करवा सकता है, कंडक्ट करवा सकता है। अब ये तो बात हुई किसकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अगर हम बात करें अपनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और ये सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली ग्रुप बना लेते हैं, टिश्यूज बना लेते हैं। होता क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी का जो एक सेल आप ले लो, ठीक है, लेकिन वो एक सेल जो होगा, जैसे कि हमने सपोज हमने अपना न्यूरॉन बाहर निकाल लिया है, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। तो एक न्यूरॉन को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो वो अकेला एक न्यूरॉन जो है ना वो शायद क्या वो सरवाइव कर ही नहीं पाएगा अकेले। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि सेल, एक अकेला सेल जो है ना वो सारी असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस कंडक्ट करवा सकता है। बैक्टीरिया का एक सेल जो है ना सारे फंक्शंस करता है, सारी असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस करता है, उसके कारण बैक्टीरिया जिंदा है, अमीबा जिंदा है। तो हमारा एक न्यूरॉन अकेले सरवाइव क्यों नहीं कर सकता? न्यूरॉन भी तो क्या है, एक टाइप का सेल ही है ना। तो अगर हमने ब्रेन में से एक न्यूरॉन बाहर निकाल करके रख दिया तो ये अकेला एक न्यूरॉन सरवाइव क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि न्यूरॉन जो है ना स्पेशलाइज्ड हो चुका है सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। भाई बैक्टीरिया, एल्गी के पास ऑप्शन ही क्या है,
एक ही सेल है, उस एक ही सेल को सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो सेल्स क्या करते हैं ना, आपस में काम बांट लेते हैं, जिसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। आपको कोई टीम वर्क मिला है, ठीक है, और 5-10 लोगों की आपके पास क्या है, एक टीम है, तो आप क्या करोगे, 2 लोगों को कुछ और करने के लिए बोलोगे, 2 लोगों को कुछ और करने के लिए बोलोगे, तो आप क्या करते हो, काम को डिवाइड कर देते हो। सिमिलरली सेल्स भी क्या करते हैं, आपस में कामों को डिवाइड कर लेते हैं, फंक्शंस को डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। क्यों करते हैं भाई, 2 रीज़न है। एक तो फंक्शंस जल्दी हो जाते हैं, प्लस हम बोलते हैं कि इफेक्टिवली हो जाते हैं। कैसे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एक टीम है, सपोज 10 लोग की आपके पास एक टीम है, आपके टीम में 10 लोग हैं, और आपको एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। उस फंक्शन में कुछ डांस परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, कोई सिंगिंग परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, डेकोरेशन वगैरह भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो भी टीममेट्स हैं, आपके जो भी टीममेट्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से उनको आप काम दे दोगे। 3 लोगों की ड्राइंग अच्छी है, तो आपने उनको डेकोरेशन का काम दे दिया कि सुनो, आप लोगों को डेकोरेशन देखनी है, बनाना है, चिपकाना है, डेकोरेट करना है पूरे हॉल को। 2 मेंबर्स ऐसे थे जो कि गाना अच्छा गाते हैं, तो आपने उनको सिंगिंग परफॉर्मेंस का जिम्मा दे दिया कि भाई आप लोग को गाना गा करके एंटरटेन करना है। 3-4 लोग ऐसे थे जिनको हम बोलते हैं कि डांस बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो उनको आपने डांस परफॉर्मेंस का जिम्मा दे दिया। तो इस तरीके से हुआ क्या, आपने डिफरेंट काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने डिवाइड कर दिया, जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, जो आप फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हो वो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता था कि आपकी टीममेट्स की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या उनकी हॉबीज़ हैं, क्या क्या उनको आता है। तो जो आता है उसके बेसिस पे उनको काम दे दिया, और वो काम उनने इफेक्टिवली कर लिया। भाई जिन लोगों को आपने डांस का जिम्मा दिया है, सपोज उनको आप क्या करवाते, उनसे आप ड्राइंग करवाते, उनको ड्राइंग नहीं आती है, तो वो क्या अच्छी डेकोरेशन कर पाते, नहीं कर पाते। उनको डांस आता है, तो इसलिए आपने उनको डांस करने के लिए बोल दिया। जिसको ड्राइंग आती है उसको आपने बोला कि हाँ आप अच्छे से ड्रॉ करो और हॉल में पेस्ट कर दो और अच्छे से डेकोरेट कर दो। तो एबिलिटीज़ के बेसिस पे हमने क्या किया, कामों को डिवाइड कर दिया, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि काम हो जाएंगे और इफेक्टिवली हो जाएंगे, जल्दी भी हो जाएंगे और इफेक्टिवली भी हो जाएंगे। सिमिलरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी यही होता है कि इतने सारे सेल्स होते हैं, और सेल्स क्या करते हैं, आपस में सोचते हैं कि यार क्यों हर एक सेल पे जो है ना बहुत ही प्रेशर पड़े, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया है, पैरामीशियम बेचारे के पास या बैक्टीरिया, उसके पास हम बोलते हैं कि केवल एक ही सेल होता है, और उस एक सेल को ही सारी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती है, सारे असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो हमारी बॉडी की जो सेल्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है काम को डिवाइड करने के लिए, लेकिन हमारे पास तो है ना, हमारे पास कितने सारे सेल्स हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ काम बांट लें। तो एग्जैक्टली सेल्स करते क्या है ना, आप बोल सकते हो कि वो पीएचडी कर लेते हैं। देखो ऐसा नहीं कि सेल को काम करना आता नहीं, सभी सेल को सब तरह का काम करना आता है, लेकिन क्या होता है ना कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन में जो है ना स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे जो स्टमक के सेल्स होंगे, स्टमक के सेल्स का काम होगा HCl सेक्रेट करना, है ना, एंजाइम सेक्रेट करना, ताकि पेट में जो भी खाने पीने की चीज़ आए उसके साथ अच्छी तरीके से उसको डाइजेशन करवा सके। लिवर के काम कुछ और होंगे, इंटेस्टाइन की सेल्स के कुछ और काम होंगे, है ना। इंटेस्टाइन के जो सेल्स होंगे उनको कोई मतलब नहीं होगा स्टमक के सेल से। इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, अब्जॉर्ब करना, जो भी डाइजेशन हुआ है डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना। इसके अलावा लंग्स के जो सेल्स होते हैं उनको क्या काम होता है, रेस्पिरेशन करना, गैसेस एक्सचेंज करना, देखना। उनको कोई मतलब नहीं है कि इंटेस्टाइन के सेल्स क्या कर रहे हैं या स्टमक के सेल्स क्या कर रहे हैं, है ना। तो सभी सेल्स क्या करते हैं, आप बोल सकते हो कि स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं कुछ फंक्शंस में, और वही फंक्शंस उनको परफॉर्म करने के लिए दे दिए जाते हैं। जैसे कि स्टमक के जो सेल्स हैं उनका काम है डाइजेशन करना, तो उनको डाइजेशन का काम ही दे दिया जाएगा, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि लंग्स के सेल्स क्या कर रहे हैं। हमारे हार्ट के जो सेल्स होते हैं उनका काम अलग होता है, उस काम में उनको मास्टर, आप बोल सकते हो कि उन्हें पीएचडी करके रखी है, मास्टर ही उनको हासिल है, तो वो अपना काम करेंगे, उनको मतलब नहीं है लंग्स क्या कर रहे हैं, लंग्स के सेल क्या कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गन्स के सेल क्या कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर।
क्या ये चीज़ आप सभी को समझ में आ रही है? हमारी बॉडी का एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक न्यूरॉन उठा करके देख लो, बाहर निकाल दो, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम उसने स्पेशलाइजेशन कर लिया था। उसका काम हो गया था नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना, बस। न्यूरॉन हमेशा हम बोलते हैं कि इतना ही जानता है। अब आप न्यूरॉन को बोलोगे कि आप रिप्रोडक्शन करो, आप ग्रोथ करो, आप एक्सक्रीशन करो, आप रेस्पिरेशन करो, तो वो नहीं कर पाएगा बेचारा, क्योंकि उसका काम स्पेशलाइज्ड हो चुका था। उसका काम था नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना, दैट्स ऑल। उसकी आदत पड़ गई थी वही काम करने की। तो ऐसा नहीं है कि सेल्स सारे काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हुआ क्या कि हमने अपने सेल्स को आदत ही ऐसी डाल दी ना, उनको दे दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको यही करना है। न्यूरॉन को बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है, तो वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो गया। अब उसको आप बोलोगे कि जाकर के रिप्रोडक्शन करो स्पर्म के बजाय, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आदत छूट गई है काम करने की। तो एक अकेला सेल हमारी बॉडी का सर्वाइव नहीं कर सकता है अकेले, उसको अपने संगी साथी चाहिए है। क्या आपको ये चीज़ समझ में अच्छी तरीके से आ गई? तो हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था कि क्यों सेल्स को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम सबका स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये सभी लाइफ असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकता है, जिसकी हेल्प से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो लिविंग कहलाते हैं। आंसर्स देख लो। Cells are called the structural and functional unit of life because all the living organisms are made up of cells, and also all the functions taking place inside the body of our organisms are performed by cells. इसके अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। सेल ही हमारी बॉडी को बनाते हैं, और हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब सेल ही करते हैं। कोई और तीसरी नई चीज़ आकर के काम नहीं करेगा आपकी बॉडी का। Cells combine to form tissues, which further combine to form organs. Organs combine to form organ systems, which further combine to form organisms. So cell is the basic structural unit for all the unicellular and multicellular organisms. क्या ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, कैसे किया, और इसके बाद में हमने देखा कि सेल को हम क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और इन्हीं दो क्वेश्चंस के साथ में हमने कई सारी चीज़ें अभी तक अपने चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। चलो अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और मुझे लगता है कि पेज नंबर 59 पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे वो हो गए हैं दोनों सॉल्व, और अब बारी आती है पेज नंबर 61 पे दिए गए इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो इसका पहला सवाल क्या है? हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हमें सेल के बारे में ही पढ़ना है, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई हमने वो देख लिया। सेल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसको हम चैप्टर का जो नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इतना भारी भरकम नाम बेचारे इतने से छोटे से सेल को क्यों दिया गया, ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई यही स्ट्रक्चर बनाता है, सेल ही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के, इसीलिए सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि आखिर सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि सेल किस किस चीज़ का बना होता है। तो अगर मैं बात करूँ 3 बेसिक कंपोनेंट्स की सेल की, तो वो होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा सेल में साइटोप्लाज्म भी होता है, इसके अलावा हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस भी होता है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसी भी सेल के, वो कौन कौन से होते हैं? रिपीट आफ्टर मी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, देन वी हैव साइटोप्लाज्म, एंड देन वी हैव न्यूक्लियस, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने सेल वॉल तो बोला ही नहीं। इसलिए नहीं बोला क्योंकि सभी सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। हम उन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि हम बोलते हैं कि सभी सेल्स में है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि जैसे अभी तक हमने सेल के दो टाइप्स पढ़ लिए हैं। एक हमने बोला कि प्लांट में जो सेल्स होते हैं उनको हम प्लांट सेल्स कहते हैं, जो एनिमल्स में होते हैं उनको हम एनिमल सेल्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे सेल्स को 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया जाता है। एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक को हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक हम बोलते हैं कि प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं, जो बहुत पहले बैक्टीरिया और
ब्लू ग्रीन अलगी वगैरह, ठीक है, ऐसे जो साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, तो जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले मिलते थे, उनमें जो सेल्स मिलते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और आज के टाइम पे अपग्रेडेड अपडेटेड वर्जन जो होता है सेल्स का, उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, जो कि हम सब में मिलते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे सेल को हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि सेल की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि सभी टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, यूकैरियोटिक सेल में भी एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी, सभी में प्रेजेंट होते हैं ये 3 कंपोनेंट्स, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। अब सेल वॉल को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है। हम कंपोनेंट्स अचानक से क्यों पढ़ने लगे, इसलिए पढ़ने लगे क्योंकि ये सवाल जो है सेल के एक कंपोनेंट को रिलेट करता है, कंपोनेंट से रिलेटेड है ये सवाल। कौन है वो कंपोनेंट, तो वो है और कोई नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कुछ भी बोल सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल को छोड़ करके बाकी सभी सेल्स की क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जैसे कि हमारे लिए आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, हमारी स्किन होगी, है ना। स्किन भी कैसे बनी होती है, बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है। 10th में, 11th में, 12th में बहुत पढ़ने को मिलेगा आपको डिफरेंट सेल्स के बारे में। तो हमारे लिए हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, स्किन होती है। स्किन क्या करती है, स्किन जब भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन अगर आपको याद ना आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा आप अपनी स्किन को देख लेना। स्किन जो भी काम करती है ना, उसको आप याद करना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी आपको फंक्शंस जो है ना समझ में आने लगेंगे, याद आने लगेंगे। तो हमारी स्किन क्या करती है, हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। इतने सारे बैक्टीरिया हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मेरे अराउंड, जिसको मैं देख भी नहीं पा रही हूँ नेकेड आइज से। अब हर कोई तो अपने आँख में पूरे टाइम माइक्रोस्कोप लगा करके रखता नहीं है। इतने सारे जर्म्स हैं मेरे अराउंड, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी में वो एंटर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्किन है ना, ये प्रिवेंट करती है इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर आने से, बॉडी के अंदर आने से। यही नहीं, हमारी जो पूरी बॉडी की जो अंदर लाइनिंग होती है, जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग होती है ना, वो भी क्या करती है, पैथोजेंस को, जर्म्स को अंदर आकर के इन्फेक्शन कॉज करने से बचाती है। तो अगर मैं बात करूँ स्किन की, अभी अंदर नहीं जाएंगे, स्किन की बात करेंगे, तो स्किन क्या करती है, एक प्रोटेक्शन का काम करती है। सिमिलरली हम बोलते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल को छोड़ करके ऑलमोस्ट सभी सेल्स की क्या होती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या करती है, एग्जैक्टली प्रोटेक्शन का ही काम करती है ना। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं ना, उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा करके रखती है, बाहरी दुनिया से बचा के रखती है, सेपरेट करके रखती है। और मेरा जो वर्ड है ना सेपरेशन, इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे सेपरेशन वर्ड बोला है, मैंने यहाँ पे आइसोलेशन वर्ड नहीं बोला है। एक होता है आइसोलेट कर देना, ठीक है, कि बिल्कुल अलग थलग रख देना कि दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। आइसोलेट नहीं बोला है, मैंने बोला है सेपरेट करके रखती है, ताकि सेल के अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जाकर के मिक्स ना हो जाए। बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हम बोलते हैं कि बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, तो वो भी सेल के अंदर के कंटेंट्स को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के अराउंड एक आउटर कवरिंग बना देती है। और ये आउटर कवरिंग जो है ना, एक प्रोटेक्शन का काम करती है। प्लस हम बोलते हैं कि सेल के कंटेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट तो करती ही है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आखिर ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये दिखती कैसी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती कैसी है, तो एक मॉडल आया था जिसको किसने दिया था, सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था, जिसको नाम था क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मोज़ेक फ्लूइड मॉडल भी बोलते हैं उसको, तो उसमें होता क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली लिपिड जो होते हैं ना, वो 2 लेयर बनाते हैं, जिसको हम लिपिड बायलेयर कहते हैं, उसकी बनी होती है। और बीच बीच में उसमें हम बोलते हैं कि प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। सिंगर और निकल्सन ने ये मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जो लिपिड बायलेयर है ना, वो एक विस्कस फ्लूइड बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इस विस्कस फ्लूइड में मोज़ेक मैनर में
प्रोटीन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किसकी है, तो आप बोलोगे कि मैम लिपिड्स की बनी होती है और प्रोटीन्स की बनी होती है। आई रिपीट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी बच्चों, लिपिड्स की बनी होगी और प्रोटीन्स की बनी होगी। ये लिपिड्स और प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कैसे होते हैं, तो इसी को समझाने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था जो कि सिंगर और निकलसन ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि देखो यहाँ पे आपको एक दो लेयर दिखाई दे रही होगी, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये रही क्या, एक लेयर, ठीक है, और ये रही क्या, दूसरी लेयर। तो ये दो लेयर किसकी है भाई, ये दो लेयर है लिपिड्स की, जिसको हम क्या कहते हैं, लिपिड बायलेयर कहते हैं। बायलेयर का मतलब क्या होता है, देखो लिपिड बायलेयर का मतलब क्या होता है, दो लेयर, बाय मतलब दो, है ना। तो एक लेयर हो गई कौन सी, ऊपर वाली, और एक लेयर हो गई कौन सी, अंदर वाली। अंदर की तरफ क्या होगा, इनसाइड ऑफ द सेल यानी कि साइटोप्लाज्म होगा, और बाहर की तरफ क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द सेल। फिर इसके बाद में सिंगर और निकलसन ने बोला कि भाई ये जो लिपिड बायलेयर जो होती है ना, ये एक विस्कस फ्लूइड बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम बोलते हैं कि प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स भी हम बोलते हैं कि कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक और एक होते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स वो होते हैं जो कि इस लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड होते हैं, या तो कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली। यानी कि आप बोल सकते हो कि जैसे कि ये है, ये वाला जो प्रोटीन है, ये हम बोलते हैं कि इनकम्प्लीटली, पूरे तरीके से नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड है, उसमें फंसा हुआ है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो कि कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स जो कि लिपिड बायलेयर में कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली घुसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं, उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक हम बोलते हैं कि नाम करते हैं कि हाँ भाई हम भी लिपिड बायलेयर का के पास जो है ना प्रेजेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बना दिया क्या, एक प्रोटीन। अब ये प्रोटीन एग्जैक्टली हम बोलते हैं कि लिपिड बायलेयर के अंदर नहीं है, बस ये उससे सरफेस से चिपका हुआ है, सुपरफिशियली चिपका हुआ है, ऊपर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब कि अंदर है लिपिड बायलेयर के, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कौन से होते हैं, जो कि लिपिड बायलेयर के सरफेस पे होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। क्या बोला मैंने कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट सेल को छोड़ करके ऑलमोस्ट सभी सेल्स की क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कि सेल को बेसिकली आप बोल सकते हो कि एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है सेल मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं उनको बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है। सेपरेट वर्ड ध्यान रखना। इसके अलावा हम बोलते हैं कि ये बनी किसकी होती है, तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। सिंगर और निकलसन ने इसका एक मॉडल दिया था कि भाई कैसे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो उसको समझाने के लिए उनका एक मॉडल आया था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उन्होंने बोला था कि लिपिड जो होता है ना वो दो लेयर्स बना लेता है। आपको यहाँ पे देखो कैसा दिख रहा है, लिपिड के मॉलिक्यूल्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक उनका हेड रीजन है और एक उनका टेल रीजन है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से हेड और टेल रीजन जो है लिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से होते हैं, एक हेड है और एक टेल है। तो लिपिड जो है दो लेयर्स बना लेते हैं और ये लेयर्स लिपिड बायलेयर कहलाती है। और ये लिपिड बायलेयर एक विस्कस फ्लूइड बनाता है जिसके अंदर प्रोटीन्स या तो एम्बेडेड होंगे या सुपरफिशियली उसके सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। आई होप यहाँ तक की कहानी आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सेल को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। रेस्पिरेशन भी करना है। रेस्पिरेशन के लिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन चाहिए है और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है, या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है और ऑक्सीजन को हटाना है, ठीक है। मैं बेसिकली आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे गैसेस एक्सचेंज ज़रूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फॉर द सेल्स, ठीक है। तो सेल्स को हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन भी करना है। इसके अलावा सेल्स को खाना भी खाना है, ठीक है। तो सेल को क्या करना पड़ेगा, खाना कहाँ से आएगा भाई, हमारे सेल के अंदर कोई किचन थोड़ी है कि किचन में जो है ना खाना पक रहा है। भाई हमारे लिए भी अगर हमको खाना चाहिए है, हम प्लांट्स की जैसे तो है नहीं कि प्लांट्स अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, हम को खाना बाहर से खाना पड़ता है। तो सिमिलरली हम बोलते हैं कि सेल्स भी जो होते हैं ना उनके अंदर खाना नहीं बनता है, उनको बाहर से खाना लेना पड़ता है। तो उनको न्यूट्रिशन का इनटेक भी करना है। इसके अलावा
डाइजेशन होगा उस खाने का, तो जाहिर है कुछ ना कुछ वेस्ट तो बनेगा ही, तो उस वेस्ट को सेल को अपनी बॉडी से, सेल बॉडी से उसको निकालना भी है। ऐसा नहीं है ना कि लाइफ लॉन्ग सेल अपने अंदर वेस्ट जो है स्टोर करके रख सकता है। हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो बेचारा सेल कैसे करेगा? तो सेल को भी गैसेस एक्सचेंज करना है, सेल को भी खाना लेना है, सेल को हम बोलते हैं कि वेस्ट को एक्सक्रीट करना है। तो जब इतनी सारी चीज़ें करनी है, अच्छा ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सेल के ये सेल के साथ, ये किसके आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन में हो रही है, किसके साथ कर रहा है ये सेल? तो जो बाहरी एनवायरनमेंट है उसका, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि सेल को रेस्पिरेशन करना है, गैसेस एक्सचेंज करना है, सपोज उसको ऑक्सीजन चाहिए है, तो ये सेल ऑक्सीजन कहाँ से पाएगा? ये ऑक्सीजन उसके पास खुद नहीं होगी, वो कहीं बाहर से लेकर के आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेल इंटरैक्ट कर रहा है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। उसको खाना चाहिए तो खाना भी उसको कहाँ से मिलेगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही मिलेगा। उसको एक्सक्रीशन करना है तो अपना वेस्ट भी कहाँ वो बाहर निकालेगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही निकालेगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि पूरा टाइम सेल जो है ना उसका इंटरैक्शन चलता रहता है बाहरी दुनिया के साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को आइसोलेट नहीं कर सकती है, उसको सिर्फ सेल के अंदर के कंटेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर सकती है। क्या ये चीज़ आप सभी को समझ में? इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही थी कि सब सेपरेट वर्ड पे ध्यान देना, आइसोलेट कभी भी भूल करके भी मत लिखना। आइसोलेट का मतलब है कि बिल्कुल अलग थलग कर देना, कि कोई मतलब ही ना रह जाए दीन दुनिया से। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेल को काम करना है ना, और काम करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करना ही पड़ेगा। अगर कनेक्शन टूट गया तो फिर वो खाना कैसे लेगा? खाना ले लिया तो फिर उसका जो वेस्ट निकला है डाइजेशन के बाद उसको बाहर कैसे छोड़ेगा? ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए सेल जो है ना बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कैसा होना पड़ेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हम बोलते हैं कि आप बोल सकते हो कि चुन चुन के चीज़ों को अंदर लाना पड़ेगा और चुन चुन कर चीज़ों को बाहर भेजना पड़ेगा। जाहिर है भाई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम बोल रहे हैं कि अगर कोई खाने की चीज़ है तो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भी तो पड़े हो सकते हैं ना। अब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बोले कि हाँ भाई ठीक है, आने दो, चीज़ों को अंदर आने दो, क्योंकि सेल को जो है ना फंक्शन परफॉर्म करना है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी बोले कि सेल के अंदर की चीज़ों को भी जाने दो, क्यों? क्योंकि सेल को फंक्शन परफॉर्म करना है। तो अब होगा क्या कि सेल को चाहिए रहेगा खाना, लेकिन खाने के साथ साथ हम बोलते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी आ गए, तो यहाँ पे तो सेल की डेथ हो गई। तो क्या मतलब रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि सेल को जो है एक्सक्रीशन परफॉर्म करना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बोला कि चलो ठीक है, निकाल लो अपना वेस्ट। लेकिन वेस्ट तो निकला, लेकिन साथ में कुछ ज़रूरी चीज़ें भी निकल गई साइटोप्लाज्म की, वो भी बाहर निकल गई। तो क्या मतलब रहा? करना था एक्सक्रीशन और लूज कर दिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस सेल में से, तो ये तो मुश्किल हो गई। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बड़ी आफत होती है, ना वो कंप्लीटली परमिएबल हो सकती है, ना ही वो कंप्लीटली इम्परमिएबल हो सकती है कि बिल्कुल कट ऑफ कर दे और इम्परमिएबल हो जाए, और ना ही हम बोलते हैं कि वो टोटली कंप्लीटली परमिएबल हो सकती है कि किसी भी सब्सटेंस को आने जाने दे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, आप बोल सकते हो कि सेमी परमिएबल हो सकती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी हो सकती है? हम बोलते हैं कि वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो सकती है, कि सिलेक्ट करेगी, चुन चुन के चीज़ों को अंदर आने देगी सेल के, और चुन चुन के चीज़ों को बाहर जाने देगी। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब कौन सी चीज़ें हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर बाहर जा सकती हैं, वो चीज़ें हमें देखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने, जो कि हमारा क्वेश्चन था कि कैसे हम बोलते हैं कि हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन आउट ऑफ द सेल, तो इसका एग्जांपल होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। कैसे? तो एक प्रोसेस होती है, बेसिकली यहाँ पे हम बोलते हैं कि दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। पैसिव को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पैसिव में हम बोलते हैं कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पे सब्सटेंसेस जो है ना अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, और इस मूवमेंट में किसी भी तरह की एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, यानी कि किसी भी तरह की एनर्जी जो है ना खर्च नहीं करनी पड़ती है। प्लस हम बोलते हैं कि कोई कैरियर भी नहीं चाहिए होता है। जैसे कि हमको यहाँ से लेकर के वहाँ तक जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा अपनी जगह से, चलना पड़ेगा, यानी कि हमने एनर्जी जो है ना लगा दी है। प्लस हम बोलते हैं कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमें किसी व्हीकल की ज़रूरत होगी, हम
पैदल तो जा नहीं सकते, हमें ऑटो रिक्शा चाहिए है, हमें बाइक चाहिए, हमें स्कूटी चाहिए है, कुछ ना कुछ हमें कैरियर चाहिए जिसकी हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकें। एनर्जी तो हमने अपनी लगाई दी, प्लस हम बोलते हैं कि कोई हमें कैरियर भी चाहिए है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो और कैरियर्स की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। लेकिन एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पे सब्सटेंसेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं और कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती और ना ही किसी कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक ग्लास आप पानी लो, पानी में आप 2-3 इंक की ड्रॉप्स डाल दो, वो जो इंक की ड्रॉप्स होती है ना, वो अपने आप पूरे के पूरे पानी में जाकर के स्प्रेड हो जाती हैं, पूरे पानी में जाकर के घुल जाएंगी। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि शक्कर को जैसे कि हम डिसॉल्व करते हैं, अच्छी तरीके से उसको चम्मच से चलाना पड़ता है। इंक को पानी में इस तरह से मिक्सिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बस आप क्या करो, 2-3 इंक की ड्रॉप्स डाल दो, वो इंक की ड्रॉप्स ग्रेजुअली अपने आप जाकर के पूरे पानी में क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली हम बोलते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक वहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन हम बोलते हैं कि एक टाइप होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। डिफ्यूजन में हम बोलते हैं कि सब्सटेंसेस अपने आप हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सपोज बीकर है, बीकर में पानी पड़ा है, पानी में हमने क्या करा, ये रहा पानी, पानी में हमने क्या करा, 2-3 इंक की ड्रॉप्स डाल दी, ये हमने 2 ड्रॉप डाल दी। अब हुआ क्या कि पानी के इस वाले रीजन में इंक के पार्टिकल्स ज़्यादा थे और यहाँ पे देखो है ही नहीं। तो आप बोल सकते हो कि पानी के अपर वाले रीजन में इंक के पार्टिकल ज़्यादा है, यानी कि इंक के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे है ही नहीं। तो क्या होगा, इंक के पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे, मतलब जहाँ वो ज़्यादा होंगे वहाँ से कहाँ जाएंगे, उस रीजन में जहाँ पे वो है ही नहीं या जहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि पूरे पानी में इंक के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या है, एक टाइप होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। बेसिकली जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, ये सब हम बोलते हैं कि मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, बिना किसी एनर्जी को खर्च करे, बिना किसी कैरियर की हेल्प, मतलब ऑटो रिक्शा की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको। इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब डिफ्यूजन का ही एक टाइप होता है कौन, ऑस्मोसिस, ठीक है। क्या बोला मैंने, डिफ्यूजन का ही एक टाइप होता है ऑस्मोसिस। सपोज आपके पास 2 सोल्यूशन है, ठीक है, और 2 सोल्यूशन आपस में डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है कि एक सोल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है और एक में कम है। इधर पे मैं बना देती हूँ चाहो तो। मेरे पास, मैंने क्या बोला कि मेरे पास 2 सोल्यूशन है, ये रहा एक सोल्यूशन, ये रहा दूसरा सोल्यूशन। इसमें हम बोलते हैं कि सॉल्यूट ज़्यादा है और इसमें हम बोलते हैं कि सॉल्यूट कम है। सॉल्यूट के ज़्यादा, सोल्यूशन कौन बनाता है, केमिस्ट्री पढ़ लिए ना, तो सोल्यूशन कौन बनाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बनाता है। तो हमने बोला कि सॉल्यूट कम है, इसमें हम बोल रहे हैं कि चलो सॉल्यूट कैसा है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा, सॉल्यूट ज़्यादा है यानी कि सॉल्वेंट कम है। यहाँ पे सॉल्यूट कम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है। आप आपस में दोनों को कंपेयर करो तो हम यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो दोनों के बीच में कर रहे हैं कि इस वाले सोल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वाला सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा होगा, कम होगा एज कंपेयर टू दिस वाला सोल्यूशन, ठीक है। तो होगा क्या, जब हम इन दोनों ही सोल्यूशंस को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस या एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस रख देंगे तो होगा क्या, सॉल्वेंट मूव करेगा, ठीक है। सॉल्वेंट मूव करेगा, कहाँ से कहाँ करेगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, ठीक है। ये लो, ये लगा दी क्या मैंने, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। सपोज इस वाले सॉल्यूशन का नाम क्या था, सॉल्यूशन ए, और इसका नाम था क्या, सॉल्यूशन बी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉल्यूशन ए ले लिया, यहाँ पे मैंने बी ले लिया। सॉल्यूशन ए में हम बोल रहे थे कि सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कैसा है, कम है, और सॉल्यूशन बी में हमने क्या बोला था कि सॉल्वेंट ज़्यादा है
और सॉल्यूट कैसा है, कम है। तो होगा क्या, सॉल्वेंट मूव करेगा। सॉल्वेंट क्या होता है भाई, सॉल्वेंट हम ले लेते हैं पानी, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि क्या सॉल्यूट क्या सॉल्वेंट, तो हम ले लेते हैं क्या, सॉल्वेंट को हमने बोल दिया कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, पानी है। अधिकतर केसेस में पानी ही क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और सॉल्यूट हमने कौन सा ले लिया, सपोज हमने नमक ले लिया, ठीक है, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, सॉल्ट ले लिया। अब होगा क्या कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को का जाना तो अलाउ कर देगी। क्यों, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स का ये जाना अलाउ नहीं करेगी। तो होगा क्या, मूव कौन करेगा इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सॉल्वेंट ही करेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट को तो ये जाने ही नहीं दे रही है ना मेम्ब्रेन। तो सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, यानी कि हमारा जो पानी है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, बी सोल्यूशन टू ए सोल्यूशन जाने वाला है पानी, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि बी सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट ऑफ सोल्यूशन ए। तो सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा अक्रॉस दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप बोलोगे कि मैम सॉल्यूट क्यों नहीं गया, क्योंकि सॉल्यूट को जाने नहीं दिया जा रहा ना। सॉल्यूट चाहता तो वो भी जा सकता था, यानी कि सोल्यूशन ए में से आप बोल सकते हो, इसमें हम बोलते हैं कि सॉल्यूट ए में, सोल्यूशन ए में हम बोलते थे कि सॉल्यूट ज्यादा है ना, तो चाहे तो सॉल्यूट भी जा सकता था सोल्यूशन बी में, सॉल्यूट भी अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जा सकता था, लेकिन कोई उसको जाने तो दे, जाने नहीं दे रहा है। कौन नहीं जाने दे रहा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं जाने दे रही है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी रख सकते हो आप, या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी रख सकते हो। तो होता क्या है, मैंने आपको पूरा पैसिव ट्रांसपोर्ट समझाया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है कि हमको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, लेकिन वो जगह मतलब आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। फॉर सपोज हमें क्या करना है, थोड़ी चढ़ाई चढ़नी है, ठीक है। तो चढ़ाई चढ़ने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ग्राउंड से आप ज़्यादा हाइट पे जा रहे हो तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। प्लस हम बोलते हैं कि आपको कभी हो सकता है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो चढ़ाई चढ़ने के लिए, तो किसी व्हीकल की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, कि कोई आपको ले करके जाए, कैरियर ले करके जाए, आपको ऑटो रिक्शा चाहिए, स्कूटी चाहिए, स्कूटर चाहिए, और जाने क्या क्या चाहिए। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पे बेसिकली लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाया जाता है, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे कैरियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और उसका ऑपोजिट कर दो तो आपके पास आ जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे सब्सटेंसेस जो हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं, बिना किसी एनर्जी को एक्सपेंड करे, बिना हम बोलते हैं कि किसी कैरियर्स के। डिफ्यूजन हम बोलते हैं कि एक ऐसा ही टाइप होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, जहाँ पे हम बोलते हैं कि सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि पानी के मॉलिक्यूल्स हो गए और गैसेस के मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस वगैरह हो गए, स्मॉल साइज पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं। जैसे कि एक ग्लास में पानी लो, उसमें 2-3 इंक की ड्रॉप्स डाल दो। अब ऐसा नहीं कि इंक को मिक्स करने के लिए पानी में आपको किसी मिक्सर ग्राइंडर का यूज करना पड़ेगा। ग्रेजुअली इंक के जो पार्टिकल्स होंगे वो पूरे पानी में जाकर के स्प्रेड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जिस जगह आपने, जिस पोर्शन में आपने पानी के इंक ड्रॉप्स डाली होगी, उस पोर्शन में इंक के पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू बाकी पानी का पोर्शन। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंक के जो पार्टिकल्स होंगे वो ग्रेजुअली अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेंगे और पूरे पानी में जाकर के फैल जाएंगे। इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का ही एक टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस को हमने कैसे समझा कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन थे, 2 सॉल्यूशन आपस में डिफर कैसे करते हैं, अपने सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन में करते हैं। एक सॉल्यूशन में हम बोलते थे कि सॉल्यूट ज़्यादा है और दूसरे में कम था। तो जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब क्या, उसमें सॉल्वेंट कम है, और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है इसका मतलब क्या कि उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है। अब इन दोनों ही सॉल्यूशंस को हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हम यहाँ पे डाल देंगे, तो होगा क्या कि वो वाला सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट ज़्यादा है, वहाँ से सॉल्वेंट मूव करेगा कहाँ, दूसरे वाले सॉल्यूशन में जिसमें कि सॉल्वेंट कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है। जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वो वहाँ से कहाँ जाएगा, दूसरे वाले सॉल्यूशन में जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन उसका कम है, सॉल्वेंट कम है। सवाल ये है कि सॉल्यूट क्यों नहीं जाएगा, वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जाने ही नहीं दे रही है, इसलिए सॉल्यूट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े हैं ना, चुन चुन के गिन गिन के जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन पार्टिकल्स को जाने देगी। जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स होंगे, पानी के पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल्स, उनको जाना अलाउड होगा सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स या शुगर के पार्टिकल्स, उनको जाना अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट किया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना ही कंप्लीटली परमेबल हो सकती है, ना ही कंप्लीटली इम्परमेबल हो सकती है, कि ना वो ऐसा कर सकती है कि सेल को बिल्कुल आइसोलेट कर ले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, हम बोलते हैं कि कोई उसका सेल का हम बोलते हैं कि कोई मतलब ही ना रखे, और ना ही हम ये कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन ये कर सकती है कि चाहे जो सब्सटेंस सेल के अंदर आना चाहे या चाहे जो सब्सटेंस सेल के बाहर जाना चाहे, ऐसा भी नहीं हो सकता है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो क्या बन जाती है, एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बन जाती है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो यही है कि हम बोलते हैं कि क्यों हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, बिकॉज इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। कैसे? यही डिफ्यूजन की और ऑस्मोसिस की प्रोसेस करवा करके। क्यों मैंने आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस रिवाइज करवाया है? क्योंकि मुझे आपको बताना है कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट कैसे होता है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। डिफ्यूजन हम बोलते हैं कि एयर के मीडियम में भी हो सकती है और लिक्विड के मीडियम में भी हो सकती है, लेकिन जब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की तो सिर्फ और सिर्फ वो लिक्विड के मीडियम में ही होता है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हो सकता है, लेकिन सभी ऑस्मोसिस डिफ्यूजन नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हम बोलते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बिना भी हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको इंक और पानी का एग्जांपल दिया, वहाँ पे मैंने कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगा के रखी थी, तो विद और विदाउट मेम्ब्रेन डिफ्यूजन इज पॉसिबल। लेकिन ऑस्मोसिस अगर आपको चाहिए है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको चाहिए ही चाहिए है। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल अगर आपको याद हो तो हमने अपने चैप्टर में डिस्कस किया था। हमने क्या लिया था, किशमिश लिया था और उसको एक ग्लास में डाला हुआ था, और उस ग्लास में क्या था, थोड़ा सा पानी था, और वो पानी भी ऐसी सीधा साधा नहीं था, उसमें हमने शुगर डाली हुई थी। तो बेसिकली हमारे पास क्या था, हमारे पास शुगर सोल्यूशन था, और इस शुगर सोल्यूशन में हमने क्या डाला था, किशमिश डाला था, यानी कि रेजिन डाली थी। अब हुआ क्या कि इनिशियली आपने जो शुगर सोल्यूशन बनाया था, भाई किशमिश क्या है, किशमिश भी तो मीठी होती है ना, उसमें भी शक्कर होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट होता है। किशमिश कैसे बनती है, ग्रेप्स से बनती है। ग्रेप्स को हम क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं, जिसके कारण उसका मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल होता ही नहीं उसमें मॉइस्चर। किशमिश में भी, रेजिन्स में भी हम बोलते हैं कि शुगर तो होगी ही, और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर यानी कि सॉल्वेंट कंटेंट यानी कि वाटर कंटेंट होता ही है। और इसको आपने कहाँ डाल दिया, एक शुगर सोल्यूशन में डाल दिया, जिसमें आपके पास शुगर है और आपके पास क्या है, वाटर है एज अ सॉल्वेंट। अब क्या होगा, हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब कि कम, कम क्या होगा, सॉल्यूट होगा, यानी कि हमारे सोल्यूशन में शुगर कम है। किससे कम है भाई, जब भी आप कोई कंपैरिजन करते हो ना, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। तो आपने बोला कि भाई हमारे सोल्यूशन में जो शक्कर है वो कम है, तो किससे कम है, रेजिन्स के अंदर जो शक्कर है, जो शुगर है, उससे कम है, यानी कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। भाई सॉल्यूट अगर कम है तो सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि हमारा जो पानी है उसमें हमारा जो शुगर सोल्यूशन है ना, उसमें पानी ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो रेजिन के अंदर जो मॉइस्चर है उससे ज्यादा है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि हमने किशमिश ली है, किशमिश के अंदर पानी होता है, किशमिश के अंदर शक्कर होती है। उस किशमिश को, रेजिन्स को हमने एक पानी में, एक बीकर में डाला है, बीकर में शुगर सोल्यूशन है, यानी कि उसमें शक्कर भी है और पानी भी है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारा सोल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मतलब क्या, कि जो शुगर सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें शक्कर कम है। किससे कम है, तो रेजिन्स के अंदर जो शुगर है ना, उससे कम है।
तो अगर जब सॉल्यूट कम होगा यानी कि मतलब क्या होगा कि सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, यानी कि जो हमारा शुगर सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, उसमें पानी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? तो रेजिन के अंदर जो मॉइस्चर है, जो पानी है, उससे ज़्यादा है। तो आप खुद ही सोचो क्या होगा यहाँ पे, एंडोस्मोसिस होने वाला है। यानी कि देखो किशमिश के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होगी ना, वो एक सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। हम सबको पता है कि किशमिश के ऊपर एक कोटिंग होती है, बहुत पतली कोटिंग होती है, जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। लिक्विड मीडियम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ऑस्मोसिस तो होगा ही। होगा क्या? पानी किशमिश के अंदर जाएगा और किशमिश फूल जाएगी। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब आप सेल को डालोगे, किशमिश को डालोगे, तो वो फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होता है, और सॉल्वेंट क्या करेगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। सॉल्वेंट पानी शुगर सॉल्यूशन में ज्यादा था और रेजिन के अंदर कम था, इसलिए पानी अंदर चला गया और किशमिश फूल गई। ये कब हुआ? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हुआ। अब मैं लेती हूं क्या? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या? अभी मैंने इनिशियली अपने सोल्यूशन में केवल 1 ही चम्मच शक्कर डाली थी, अब मैंने 5-6 चम्मच शक्कर डाल दी, यानी कि अब मेरे पास जो शुगर सोल्यूशन है उसमें शक्कर बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो रेजिन यानी कि किशमिश के अंदर जो शक्कर प्रेजेंट है ना, उससे ज्यादा हो गया है। यानी कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो कम क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। पानी में आप बोल सकते हो कि इस शक्कर के पानी में शक्कर ज्यादा हो गई, पानी कम हो गया। किससे कम हो गया? तो रेजिन के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है ना, उससे भी कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब बेचारी रेजिन, अब बेचारी किशमिश क्या करेगी? बचा कुचा पानी भी दे देगी। किसको? बाहर जो शुगर सोल्यूशन प्रेजेंट है उसको दे देगी। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल्स को या रेजिन्स को डालते हैं ना, तो उल्टा पिचक जाते हैं। हाइपोटोनिक में जो सेल है, जो रेजिन्स हैं, वो फूल जाती हैं क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा होता है ना सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट अंदर चला जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंडोस्मोसिस हो जाता है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट बाहर कम होता है, तो सेल के अंदर से सॉल्वेंट बाहर चला जाता है, क्योंकि सेल के अंदर, रेजिन के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, बाहर कम है। बाहर हम बोलते हैं कि सॉल्यूट ज्यादा है, जिसके कारण सेल के अंदर से सॉल्वेंट बाहर जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉस्मोसिस कहते हैं। सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब क्या है? वहां पे एक्सॉस्मोसिस हो रहा है। एंडोस्मोसिस मतलब क्या? अंदर आना। एक्सॉस्मोसिस मतलब क्या? बाहर जाना। इसलिए किशमिश कभी फूल जाती है, कभी पिचक जाती है। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई कि एंडोस्मोसिस, एक्सॉस्मोसिस किसे हम कहते हैं? तो हमने बोला कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे कि बात हुई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कैसे इन और आउट मूव करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन हम बोलते हैं कि एयर का भी हो सकता है, गैसेस का भी हो सकता है, और लिक्विड स्टेट का भी हो सकता है। और ऑस्मोसिस में हम बोलते हैं कि हमेशा लिक्विड का ही, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का ही हम बोलते हैं कि मूवमेंट होता है। तो आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर और बाहर जा सकती है, और पानी हम बोलते हैं कि ऑस्मोसिस के थ्रू जा सकता है। क्या ये चीज़ सब बच्चों को क्लियर हो गई है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया हमने, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। एक और टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कि बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। यू नो भाई, सेल को खाना भी तो चाहिए ना। अभी तक तो हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और आयंस की बात कर रहे थे, गैस के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स, लेकिन अब हम बात करेंगे बड़े मॉलिक्यूल्स की, जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स हो गए या खाने के पार्टिकल्स हो गए। सेल को खाना चाहिए है, तो सेल क्या करेगा? सेल हम बोलते हैं कि बेसिकली अपना, आप बोल सकते हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम बोलते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि आपने अगर अमीबा को देखा हो खाना लेते हुए, अमीबा कैसे खाना लेता है? अमीबा में हम बोलते हैं कि सपोज ये पड़ा है खाना, तो अमीबा आएगा और सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा? फिंगर लाइक उसकी एक एक्सटेंशन बनाएगा। ठीक है, इस तरह की हम बोलते हैं कि एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाएगा। ठीक है, और ये दोनों ही एक्सटेंशंस क्या करेंगी? ग्रेजुअली जाकर के धीरे धीरे जो फूड पार्टिकल है ना, उसको जाकर के ये सराउंड कर लेंगी, और सराउंड करने के बाद क्या करेंगी? एक वैक्यूल बना लेंगी, और ये वैक्यूल अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा? अमीबा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस, यानी कि सेल के अंदर कुछ आ रहा है। जो मैंने बोला ना कि बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि अब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स अब सेल के अंदर आएंगे।
जैसे कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स, खाना कैसे आएगा सेल के अंदर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या करती है, सेल की फिंगर लाइक एक्सटेंशंस या प्रोजेक्शंस बनाती है, और ये प्रोजेक्शंस आके क्या करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को जाकर के घेर लेते हैं। अब देखो भाई, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस तो हम बोलते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए होती है, जब बड़े पार्टिकल्स की बात आती है तो सेल मेम्ब्रेन के पास इतनी जगह नहीं होती है कि वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को अपने थ्रू जाने दे, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या होता है, यही वाला होता है एंडोसाइटोसिस, जिसमें हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या एक्सटेंशंस बना करके खाने को घेरती हैं, एक वैक्यूल बनाती हैं, और ये वैक्यूल हम बोलते हैं कि अंदर चला जाता है और उसका डाइजेशन हो जाता है फिर, ठीक है। एंडोसाइटोसिस भी हम बोलते हैं कि दो टाइप की होती है, एक होता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में हम बोलते हैं कि लिक्विड चीज़ें अंदर आती हैं सेल के, और फेगोसाइटोसिस में हम बोलते हैं कि सॉलिड चीज़ें आती हैं सेल के अंदर। एक होता है जिसमें हम बोलते हैं कि अब देखो, सेल ने खाना ले लिया, अब उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद में हम बोलते हैं कि कुछ एक्सक्रीशन भी तो होगा। अब सपोज हमारे पास क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये रहा हमारा सेल, और इसके अंदर क्या है, एक वैक्यूल है, और इस वैक्यूल में हम बोलते हैं कि वेस्ट मटेरियल है। तो अब इस वेस्ट मटेरियल को निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा, ये जो वैक्यूल होगा ना, ये सेल मेम्ब्रेन में जाकर के फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, धीरे से हम बोलते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी खुल जाएगी, ठीक है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि वेस्ट मटेरियल जो है बाहर सेल के चला जाएगा। तो वैक्यूल के अंदर वेस्ट मटेरियल था, इसको हम सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं, यानी कि सेल क्या करता है, उल्टी करता है, बाहर निकालता है वेस्ट मटेरियल्स को। तो वैक्यूल्स बने होते हैं जिसको हम एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं ना। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या, सेल के अंदर आना, जो कि दो टाइप की होती है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में हम बोलते हैं कि लिक्विड चीज़ें अंदर आएंगी, और फेगोसाइटोसिस में हम बोलते हैं कि सॉलिड चीज़ें अंदर आएंगी। और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल के बाहर जाना, जिसको हम सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। तो वैक्यूल बनता है, वैक्यूल जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो जाता है, और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, धीरे से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है। आई होप ये सभी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो कुल मिलाकर के आज हमने अपने चैप्टर की 4 क्वेश्चंस की हेल्प से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना रिवाइज कर ली हैं। स्टार्ट हमने किया था कि आखिर सेल जो है वो कैसे हम बोलते हैं कि डिस्कवर किया गया था, किसने डिस्कवर किया था। इसके अलावा हमने बोला कि सेल को क्यों हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। फिर इसके बाद में हमने देखा, आज हमने पहला सेल का कंपोनेंट रिवाइज किया है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, क्या उसका मॉडल होता है, कैसे उसके थ्रू हम बोलते हैं कि चीज़ें आती जाती हैं सेल के अक्रॉस, क्योंकि सेल जो है ना अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिल्कुल आइसोलेट होकर के नहीं रह सकता है, कट ऑफ नहीं कर सकता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए गैसेस चाहिए हैं, डाइजेशन के लिए खाना चाहिए है, एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट मटेरियल को बाहर ही निकालना है। तो कंटिन्यूसली सेल का इंटरेक्शन चलता रहता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन माना मैंने कि एक कोटिंग की तरह काम करती है, लेकिन वो आइसोलेशन नहीं बना सकती है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, चुन चुन की चीज़ों को अंदर जाने देंगी और बाहर जाने देंगी सेल के अक्रॉस, ठीक है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता है, जिसकी हेल्प से स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह, गैसेस के मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स, ये क्या होते हैं, सेल के अंदर बाहर जा सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की, तो उसके लिए मैंने आपको बताया है एंडोसाइटोसिस होता है और एक्सोसाइटोसिस होता है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक्स हमारे चैप्टर के। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू।